हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल फाइन होंगे। और कल जो मैं पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1 लेकर आया था, आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 लेकर आया। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल जो है सॉल्यूशन क्लासेस, नाम ही है सॉल्यूशन क्लासेस। यानी कोई भी चीज़ का अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो, खास करके चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। मैं कमेंट को पढ़ के आप लोग का आंसर देने का कोशिश करूँगा। चलते हैं, उतना टाइम वेस्ट करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपना टॉपिक की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी जिसका पार्ट 1 मैंने खत्म किया था, आज मैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। कल मैंने पीरियोडिक टेबल के पार्ट 1 के बारे में जो भी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया था। आज मैं जो आवर्त होती है मैंने कल बताया था। आवर्त एक बार फिर से कल की क्लास को मैं 1 मिनट के अंदर रिमाइंड करवा रहा हूँ। आवर्त के बारे में मैंने बताया था कि आखिर आवर्त किसको बोलते हैं, पीरियड किसको बोलते हैं। आवर्त के बारे में मैंने बताया था, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को हम लोग आवर्त बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। आवर्त की विशेषता में देखेंगे हम पहला कॉन्सेप्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। यानी क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी हिंदी में बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जानेंगे कि आखिर संयोजी इलेक्ट्रॉन होती क्या है। तो सबसे पहले बात लिखा गया है कि आवर्त सारणी में अगर हम लोग आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी बाएं से दाएं जाते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। अब आपसे कोई पूछे, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ ये क्रिएट होता है कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होती क्या है। मैं तो यहाँ लिखने के लिए लिख दिया कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है, बाबू बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते किसको हैं। तो याद रखना भाई, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, जिसको इंग्लिश में आउटरमोस्ट सेल बोला जाता है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में यानी आउटरमोस्ट सेल में उपस्थित जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बोल दूं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया हूं सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। थोड़ा सा बात करते हैं, कल मैंने बताया था कि किसी भी सेल में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, फर्स्ट सेल में बात करें तो वैसे किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होती है उसका फॉर्मूला होता है 2n²। n जो होता है ये नंबर ऑफ सेल को, ये नंबर ऑफ कक्षा को इंडिकेट करता है। तो यहाँ देखिए, जब इसको तोड़े तो पहला में 2, दूसरा में 8, तो तीसरा बच क्या गया 1। अब लिखिए कैसे, तो हम लोग बचपन से लेकर 55 तक याद करते आए हैं कि सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है 11 होती है, मैग्नीशियम की 12 होती है, तो बाबू इसमें 2 8 2 हो गया। एल्युमिनियम की 13 होती है तो 2 8 3 हो गया। सिलिकॉन की 14 होती है तो 2 8 4 हो गया। फास्फोरस की 15 होती है 2 8 5 हुआ। सिलिकॉन की 16 होती है, सल्फर की 16 होती है तो 2 8 6 हुआ। क्लोरीन की 17 होती है तो 2 8 7 हुआ। और आर्गन जिसको निष्क्रिय गैस की श्रेणी में रखा जाता है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल के 0 वर्ग या 18वां ग्रुप जिसको बोला जाता है उसमें रखा गया है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8 होती है। अब हम लोग गौर करेंगे, कोई बोलेगा कैसे बढ़ती है। हमको पता चला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में जो बाहु उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है यही हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 2, सोडियम का 1, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7 और आर्गन 8। अब बाबू देखो, ये बोलेगा ए बाबा ये तो बता दिया, ये क्या है बाबू रे, जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर हो गया 1, अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया इसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो दोनों बात यहाँ समझ लेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, तो यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर इसको छोड़ दिया जाए और जो इसके अंदर बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अब पूछेगा कि सोडियम का कितना कोर इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे 2 + 8 यानी 10। मैग्नीशियम का पूछेगा 10, एल्युमिनियम का 10। तो हम लोग को यह पता चला कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। दूसरा पॉइंट करते हैं बात संयोजकता की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संयोजकता।
ठीक ना। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें खास करके ये क्वेश्चन, और रेलवे में तो इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कांट एक्सप्लेन, वर्णन नहीं कर सकते हैं। संयोजकता किसको बोलते हैं? देखो बाबू, संयोजकता की अगर बात करें तो यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, यही, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी को शो करता है। कोई पूछे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी को शो करता है। यानी कोई पूछे कि सोडियम का देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1, मैग्नीशियम का 2 तो देखो 2, एल्युमिनियम का 3 तो देखो 3। अब यहाँ बात आता है बाबू, थोड़ा सा आगे हम इसका चर्चा करेंगे कि किसी भी तत्व के अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। अगर 4 होता है तो वहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ 4 ही बोला गया है। कोई की हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट, हर एलिमेंट चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट पूरा करूं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ती है वही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अगर बात करें हम लोग किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में अगर 4 को छोड़ दिया जाए बाउंड्री माना जाता है। अगर 5, 6, 7, 8 हो तो हम लोग उसको 8 में से माइनस करते हैं। क्यों? हम लोग जानते हैं कि जो नॉन मेटल होती है उसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 एलिमेंट पाया जाता है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं अगर फास्फोरस का बात करें तो बाबू यहाँ फास्फोरस दिखाई दे रहा 5, इसका आउटरमोस्ट शेल में है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ 3 लिखे। मतलब किसी से 3 लेना आसान है, 5 देना मुश्किल है, इसलिए हम लोग इसका लिखे क्या? 3। देखो इसमें 6 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। ये हो गया 7, 1। अब बोलेगा 8 को, 8 तो 8 कंप्लीट है, इसलिए इसको जो कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 0। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं परमाणु का आकार। तो 2 बात अभी सीखें। संयोजकता किसको बोलते हैं? यानी जब आवर्त सारणी में हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता अब क्या होता है? पहले 1 से 4 तक, यहाँ दिखाई दे लगा 1, 2, 3, 4, यानी 1 से 4 तक बढ़ता है और उसके बाद फिर क्या होता है बाबू? घटते घटते कहाँ पहुंच गया? 0 पे पहुंच गया। अब आपको कोई पूछे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सीधे बोलेंगे हम लोग 1 से लेकर 4 तक बढ़ता है, उसके बाद घटते घटते 0 तक हो जाता है। चलते हम लोग बात करते हैं परमाणु का आकार। आखिर परमाणु का जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम होता है उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु का आकार। तो मैंने लिखा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोई पूछेगा क्यों छोटा होता जाता है, इसका भी कारण दूंगा। क्योंकि आवर्त में जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार का छोटा होने का कारण यह होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है। अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच खिंचाव पैदा होगा। क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच खिंचाव पैदा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन के बीच खिंचाव पैदा होगा तो ऑटोमेटिक है परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। इसको मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर किसी भी तापमान की चलो इसके बाह्यतम कक्षा में हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 3। देखो अब न्यूक्लियस होता है, ये हो गया। अगर इसी को खींचने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इसमें 2 आदमी हो जाए, अगर किसी एक आदमी को एक आदमी पीटे तो थोड़ा ज्यादा देर तक पीटेगा, बात उतने है। इसमें देखो बाबू एक ही आदमी को 2 आदमी पीट रहा है तो बड़ा में चल जाएगा, और एक ही आदमी को अगर 3 आदमी पीटना शुरू कर जाए तो तुरंत बड़ा में चल जाएगा। यानी बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा होगा, जिसके चलते ठीक ना उसका आकार क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। तो सिंपल बात हम लोग को याद रखना है कि परमाणु का जो आकार होता है बाएं से दाएं जाने पर घटता है। कारण कोई पूछेगा क्यों घटता है, इसका कारण बताना। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या यहाँ देखो बाबू बढ़ रहा है, इसके बीच इलेक्ट्रॉन के बीच खिंचाव पैदा होगा, और जैसे ही खिंचाव पैदा होगा तो बीच में खींच के लेगा और बड़ा में डाल देगा। यानी बड़ा में डाल देगा तो मतलब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं धात्विक गुण के बारे में। किसके बारे में? धात्विक गुण, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? मेटेलिक प्रॉपर्टी। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। अब मैंने बता दिया कि धातु किसको बोलते हैं। धातु का मैंने मतलब बोला कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग धातु बोलते हैं, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो हम लोग उसको अधातु बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। तो धात्विक गुण बढ़ता है और धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है।
अब हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, ठीक ना, जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होती है, यानी जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की क्षारीयता घटती है तथा अम्लता बढ़ती है। क्षारीयता क्या होती है? घटती है तथा अम्लता बढ़ती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे बाबू? ये तो इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मत पूछो, गिनती नहीं कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला बात याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है कि धातु की ऑक्साइड क्या होती है, तो आंसर बोलना कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो बेसिक नेचर की होते हैं, जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अब क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, तो बोलेंगे धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जैसे CO2, SO2, P2O5, जिसको P2O5 को हम लोग पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं। अब आप बात करो याद कैसे रखेगा? जुगाड़ है, जुगाड़ से याद रखना, बोलना ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय। ये बात भी याद रखेंगे। जब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो बाबू यहाँ देखो अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। औसा धातु, औसा ऑक्साइड, यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तो क्षारीयता घटती है। ये इतना बड़े एग्जाम में पूछा गया है, गिनती करना मुश्किल है और बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जो एक्सेप्शन होता है, खासकर आज के अगर एग्जाम में देखा जाए, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो एग्जाम हो रही है उसमें अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का बात करें, इसको हम लोग विषैली गैस भी बोलते हैं, इंग्लिश में बात करें तो पॉइजनस गैस के भी नाम से जाना जाता है। अगर किसी भी कमरा में अगर ये CO को छोड़ दिया जाए तो आदमी को दम घुटने लगता है, इसलिए इसको दम घुटने वाली गैस भी बोला जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि दम घुटने वाले गैस किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड उदासीन होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। CO और NO, अगर शॉर्ट में याद रखना तो बाबू रख लेना कोनो। कोनो क्या होते हैं? कोनो न्यूट्रल होते हैं, से न्यूट्रल भी याद रखना। कोनो यानी याद रखना CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये हम लोग का क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, जो 2018 में एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया कि आयनन विभव या आयनन ऊर्जा किसको बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसको बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो आयनन विभव होती है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं किसको बोलते हैं। तो कोई भी गैसीय परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, किसी भी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग आयनन विभव के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आयनन विभव किसको बोला जाता है, तो किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग आयनन विभव कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आयनन विभव क्या होता है, यहाँ लिख दिए हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। क्या होता है बाबू? बढ़ता है। ये क्वेश्चन तो इतना बार पूछा गया है कि हमको उम्मीद है कि लगभग सबको याद होगा कि सबसे ज्यादा आयनन विभव किसकी होती है? हीलियम की होती है। हीलियम के बारे में थोड़ा बता दें। हीलियम जो वायुयान के टायर में भरा जाता है, गुब्बारा में भरा जाता है, वो हीलियम गैस होती है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो किसको बोलते हैं? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। याद रखना और कैसे याद रखेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ क्रिएट हो रहा है बताने के लिए, तो मैं बता दिया। आखिर इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते किसको है? जब तक इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं रहेगी तो ये रटना होगा, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। इसलिए तो मुझे, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे पहले बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता आखिर बोला, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन आयनन विभव के बारे में बताया कि आयनन विभव के बारे में मैंने बताया किसी भी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसे ही हम लोग बोलते हैं अनुभव। अब देखो बाबू, इलेक्ट्रॉन बंधुता, किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी याद रखना बंधु का मतलब क्या होता है बाबू, भाई। भाई को हम लोग अंदर घुसाते हैं कि नहीं, यानी प्रवेश कराते हैं। जब भाई को प्रवेश कराते हैं बंधु, ठीक ना, भाई मित्र, तो याद रखना बाबू, जब भी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में क्वेश्चन पूछे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बताओ तुम अकेला था, तुम्हारा बंधु मिल गया, घर में प्रवेश करा दिया, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, तू बोलेगा, आराम से बोलेगा बढ़ेगा। जब बढ़ेगा बाबू तो याद रखना कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। कितना आसान से याद हो गया, बंधु बॉस बढ़ता, बॉस बंधु बॉस बढ़ता, क्या बढ़ता, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसको बोलता, तो सिंपल भाषा में याद रखेंगे, दोस्त को मैंने, बंधु को मैंने क्या करवाया, प्रवेश कराया। याद रखेंगे बाबू, प्रवेश कराया यानी बॉस बंधु, अब बॉस बंधुता क्या होगा, बढ़ता है। यानी किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, याद रखना बाबू, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लिख दिया, प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो याद रखना बाबू, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की। याद कैसे रखेंगे, बी से बंधु, बी के बाद क्या होता है, सी होता है, याद रखना BCl। अरे HCl होता है जो पेट में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, तो इसी प्रकार याद रखना BCl, ठीक ना, यानी बी का मतलब बंधुता। याद रखना देहाती भाषा में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की, यानी Cl मतलब क्लोरीन। अब हम लोग चलते हैं विद्युत ऋणात्मकता का बात करते हैं। आखिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, तो मैंने लिख दिया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है वो बढ़ता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, सॉरी विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, तो बोलेंगे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। यानी अब कोई पूछेगा, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, आखिर इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सॉरी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, आखिर बोलते किसको हैं, तो हम सिंपल भाषा में याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। ए बाबू, खींचने की प्रवृत्ति, यानी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता पढ़ा होगा फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का होता है। थोड़ा सा हम लोग पीरियोडिक टेबल में दिखाने का कोशिश करेंगे बाबू। ये पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा होगा, यहाँ देखो, अगर हम लोग बात करें 17वां ग्रुप का, तो फर्स्ट में यह फ्लोरीन। यानी अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो बोलेंगे फ्लोरीन की होती है। अगर फ्लोरीन का बात किया जाए तो यहाँ 9 नंबर पे आता है, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है 9 नंबर पे है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप बड़े एग्जाम दीजिएगा, ठीक ना, तो उसमें क्वेश्चन ये फार्मूला पे आता है, EN का मतलब बता दिए हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, फार्मूला होता है IP + EA / 5.6, ठीक ना। IP EN बराबर क्या होता है, IP + EA / 5.6, यानी IP का मतलब आयनन विभव, EA का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता और EN का मतलब विद्युत ऋणात्मकता, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं वर्ग के बारे में। मैंने आवर्त के बारे में जितना क्वेश्चन पूछता है, जो आज तक पूछा मैंने उसके बारे में चर्चा किया। अब थोड़ा सा चलेंगे वर्ग। अगर हम लोग आवर्त याद रखते हैं तो वर्ग याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो अपोजिट होता है। अब जैसे हम लोग पढ़े संयोजी इलेक्ट्रॉन, वर्ग में अगर संयोजी, बाबू हम बोले थे आवर्त में चलते हैं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो वर्ग में क्या चलेंगे, ऊपर से नीचे। यानी अगर मैं बात क्या कल मैं थोड़ा सा बताया था आवर्त, ये बाबू जैसे हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम हुआ, ये इधर चलते हैं, ये बाबू बताया था मैंने, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को मैंने आवर्त बोला था, और ये जो वर्टिकल लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, इसको मैंने बोला था ग्रुप, बोलता वर्ग। तो संयोजित इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, संयोजित इलेक्ट्रॉन समान रहता है। अब बोलेगा कैसे समान रहता है, अब मैं इसका अगर लिखा तो ये हुआ 2 1 3 होता है इसका, 2 1
सोडियम लिया 281, पोटासियम लिया 281। इसी प्रकार जितना भी एलिमेंट होता है, पहला हम जानते हैं ना, हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। इसी प्रकार जो मैंने यहाँ बात किया, तो देखो यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हर जगह सेम आ रहा है। तो याद रखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, समान आता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा बात करते हैं संयोजकता। अब बाबू सबका जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही 1 है, इसका मतलब संयोजकता क्या होगा, समान होगा। तो अब आपसे दो क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होती है, समान। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो संयोजकता भी क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं परमाणु का आकार। मैंने आवर्त में बढ़ाया था कि परमाणु का आकार घटता है, ये बाबू इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ता है। धात्विक गुण का मैं बात किया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है और धात्विक गुण घटता है। यानी क्वेश्चन हम बोले ना, एक ही चीज को याद रखना, या तो हम लोग आवर्त को याद रखेंगे या वर्ग को याद रखेंगे, बस काम हो जाएगा। तो धात्विक गुण क्या होता है बाबू, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। अब हम लोग बात करते हैं जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो कैसी होती है। तो मैं बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइड की क्षारीयता बाबू क्या होती है, बढ़ती है तथा अम्लीयता घटती है। क्षारीयता बढ़ती है, अम्लीयता घटती है। अब हम लोग बात करते हैं, ये बात आयनन विभव सब पढ़ा दिए हैं, इलेक्ट्रॉन बंद होता और विद्युत ऋणात्मकता सब क्या होती है, घटती है। अब आपको कहीं भी कोई डाउट है, इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका जो बच गया कुछ पार्ट, उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और आपको अगर जहाँ भी समझने में दिक्कत हो या कोई बात ऐसा समझ में नहीं आया हो, तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और आज़ाद हैं आप लोग, ठीक ना, और बेहिचक पूछ सकते हैं। इसलिए मैं एक शायर अदा करना चाहता हूँ, रहमानों की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस भागती हुई दुनिया को संभालो यारो। क्या मैंने बोला कि रहमानों की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस भागती हुई दुनिया को संभालो यारो। अरे कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता यार, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, उछालो यारो। प्रेम से हम लोग बोलेंगे भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।